अच्छा जी। अब इसका जो पहला पार्ट है जी, थ्री डिफरेंसेस बिटवीन अ गुडविल एंड अ टेंजिबल एसेट। Goodwill have no physical existence. Tangible assets have physical and legal existence. जी, तो गुडविल नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, टेंजिबल की फिजिबल है। Goodwill is calculated when business is having changes, or tangible assets calculated. अच्छा, इसमें दूसरा क्या है कि आप बोलिए कि एट द टाइम, मगर मेरे ख्याल से इसके अंदर एक चीज आ सकती है कि गुडविल जो है, वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव इन नेचर। यानी आपके हिसाब से जे डॉट की क्या वैल्यू बनेगी? सही है, सब्जेक्टिव है ना, एक एस्टिमेटेड फिगर है, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी। जाहिर है, अब आप देखें ना, फॉर एग्जांपल मैंने एक एसेट लिया, 5 लाख रुपए का लिया, तो वो 5 लाख रुपए की वर्थ का एसेट ही होगा ना। जाहिर है, जब मैंने कोई कंप्यूटर लिया या कोई सी भी चीज है, मशीन है। अब गुडविल है, ये तो मैं एक बंदे के कह रहा हूँ कि इस कंपनी का इतना तो एस्टिमेट होना चाहिए, तो वो वेरी करता है। ठीक है। और जो टेंजिबल एसेट है, वो क्या है? ऑब्जेक्टिव इन नेचर। अब टेंजिबल एसेट कैन बी सोल्ड सेपरेटली। वही वाली आपकी बात के, जब बेच रहे होते हैं एज अ सेपरेट आइडेंटिटी, यानी एक एसेट को निकाल के पूरे बिजनेस में मैं बेच सकता हूँ, लेकिन गुडविल को सेपरेटली नहीं बेच सकता। गुडविल इट इज अ पार्ट ऑफ द होल बिजनेस है, जब आप उसको बेच रहे होते हैं तो उसके साथ ही बिकेगा। ठीक है, तो गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेट। डन। जी, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि कैलकुलेटर टोटल परचेज कंसिडरेशन पेएबल बाय डब्ल्यू लिमिटेड। सर, जो डब्ल्यू लिमिटेड कर रहा है इक्विपमेंट 174, 48, 89 और 91, इन सबको ऐड किया तो आपके पास कितना आ गया? 402। उसके बाद वो क्या कह रहा है? वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर। उसके बाद सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको स्टेटमेंट भी आ जाए ना, कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर ये हो गए। और क्या बोल रहा है? गुडविल जो है वो क्या है? एवरेज ऑफ द लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट। तो आपने एवरेज कैलकुलेट किया, तो 37,100 प्लस 41,300 प्लस 44,600 डिवाइड बाई 3 किया, तो ये बन गया 41,000। और वो कह रहा है टाइम्स 3। so 120. तो गुडविल 3 इंटू, एक मिनट आराम से।
अच्छा जी, अब अगर हम आगे चले, क्या बोला, कंप्लीट द कैपिटल अकाउंट ऑफ एडीए एंड शोइंग द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द पार्टनरशिप कैपिटल। ये इसको क्रॉस में इस तरीके से करते हैं। ठीक हो जी, ओपनिंग क्या दिया हुआ है? 200,000 और बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का है भाई? 200,000 और 50,000। करंट अकाउंट 5,000 ड्रेन का। गेन ऑन रियलाइजेशन। अब है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो हम लोग बुक वैल्यू से निकालते हैं। इन पांच चीजों की अगर हम बुक वैल्यू लें, बैलेंस शीट से वैल्यू उठाएं तो कितनी आ रही है? 110। तो 4,02,000 रुपये की वैल्यू आ गई। जो चार चीजें उसने हमसे बैलेंस शीट में दी थी ना, इन चारों की वैल्यू जो आ रही है वो 408 आ गई ना बुक वैल्यू के हिसाब से, जी। बैलेंस शीट के हिसाब से। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन 525,000 लेस कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट, क्योंकि जब हम बुक्स के अंदर क्लोज कर रहे हैं तो बुक वैल्यू उठाएंगे, सही। 408,000। अब वो ऊपर पहली लाइन में बोल रहा है कि 76,000 की हमने सेटलमेंट कर दी पेएबल्स की, सही। और ट्रेड पेएबल्स बैलेंस शीट में दिए हुए 77,000, यानी 1,000 का डिस्काउंट मिला। तो एड डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेएबल्स 1,000। तो आपके पास प्रॉफिट और रियलाइजेशन फाइनल आ गया 1,18,000। सही, 1,18,000 को अगर आप डिवाइड कर देंगे इनके रेशो में 3:, इनके रेशो, तो कितना बनता है? 7,800 और 47,200। 7,800 और 4,7,200। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि $1.75 है कि शेयर इशू किया उसने 525,000 परचेज कंसिडरेशन। तो ये 525,000 जो है इसको डिवाइड कर दें 3:2 में। तो फिर 31,500 और 21,000। 210,000। यहाँ टोटल किया आपने तो ये आ रहा है। क्रेडिट पे आ रहा है बैंक। 54,200 और 70। ठीक हो गया। फिर आप आते हैं पार्ट डी के ऊपर, रियलाइजेशन जर्नल एंट्री। देखिए, जो हमने शेयर्स खरीदे ना, जो डब्ल्यू लिमिटेड में शेयर है 1.75 का, उसके हिसाब से आप जर्नल एंट्री बनाएंगे। ठीक है, आप देखें ना क्रेडिट पे हम आप जो बना रही है वो सही नहीं है, देखें 525 1.75 पे तोड़ा तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ गए? 3 लाख।
3 लाख शेयर है तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, क्योंकि उससे लास्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है $1 का है, इसका मतलब ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितने का हो गया, $1 का हो गया, और बाकी जो सारा पैसा है वो किसमें आ जाएगा, शेयर शेयर। प्रीमियम अकाउंट में। ठीक है, तो अब आप जो एंट्री पास करेंगी वो वही है जो ऊपर से वैल्यू दी हुई है इक्विपमेंट, जो फेयर वैल्यू से कैलकुलेट करके नीचे दी हुई है स्टेटमेंट 174,000। मोटर व्हीकल 48,000, इन्वेंट्री 89, 89,000, रिसीवेबल 91,000। ठीक है, अब ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ये डेबिट हो गया, क्रेडिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डेबिट हुआ, सॉरी क्रेडिट हुआ कितने से, 3 लाख से, और शेयर प्रीमियम हुआ 2,25,000 से। ठीक। और जो इनका फर्क आ रहा है वो कितना हमने कैलकुलेट किया था पहले पार्ट में, 123,000 से गुडविल डेबिट होगा। ये लो क्वेश्चन। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट, इन नेगोशिएटिंग द टर्म्स ऑफ द सेल एडा एंड ब्रायन इनिशियली रिक्वेस्टेड अ गुडविल टू बी 5 years, 5 times for the last year, but W Limited only offered 2 times. They finally reached an agreement of 3 times. सही है। Why W Limited did not accept the initial request of 5 times the average profit? Support your answer with relevant calculation. सिंपल सी बात है कि जी। if they had accepted the original calculation, the resulting goodwill would be, कैलकुलेट करना है, 5 into 41,000 हो जाता ना, 41,000 का एवरेज गुडविल आया था, 3 times किया था हमने, यही था ना। ठीक। तो अब अगर ये हो जाता तो कितना बनता, 5 times करते हम, 2,05,000। तो डब्ल्यू लिमिटेड would have to pay more purchase consideration, ये एक्स्ट्रा परचेज कंसिडरेशन ऑफ, जो वैल्यू एक्सेप्ट की उससे, तो 2 times 41 एक्स्ट्रा है, क्योंकि 5 है वो 3 है, तो $82,000 उसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, एंड would have to issue more shares. Further, क्यों नहीं दिए उसने, फ्यूचर प्रॉफिट is only estimated on the basis of profit from past year.
So it is difficult to estimate whether partnerships profits can sustain at its current level for the coming 5 years. Due to uncertainties in the economic outlook or political conditions. अच्छा, next part is part F. The two satisfied a purchase consideration were offered two options. One fully satisfied by the ordinary share capital, one fully satisfied by cash. जी, ऑप्शन वन के ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की जो है वो प्राइस की हो गई थी $160 प्राइस ज्यादा भाई ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का तो ये है कि they are now shareholders of the company and have voting rights. सही, पहला तो ये पॉजिटिव. फर्दर they are given a share premium of 0.75 per share, which makes it an attractive offer. Further, shareholders would be entitled to receive dividends and gain benefits from capital appreciation by increase in share prices over time, which would not be possible had they taken cash. Therefore, they made
द राइट डिसीजन बाय टेकिंग ऑप्शन। ओके। ठीक है। लिख लिया आपने? अच्छा जी। अब जो एक चीज है, अब आ रहे नेक्स्ट पार्ट में, थ्री लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग रेशोस। Information provided can be inaccurate, और cannot be compared with other countries or other companies as they have different methods, policies. एक तो ये बात है कि उसकी जो डीपर मीनिंग नहीं बताते, बल्कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से जो मीनिंग है वो अलग से बता रहा होता है। तो देखे ना आप, एक एसिड को वहां तक लाने के लिए जब हम रेशो एनालिसिस करते हैं, तो उस चीज का वो पता ही नहीं चल रहा होता कि ये किस तरीके से ये फिगर आई। जब हम रेशोज हैं, तो उसके अंदर से वो डीपर मीनिंग नहीं बता रहा होता, बल्कि जो कॉजेस ऑफ द रिजल्ट है वो नहीं बता रहा होता, सिर्फ रिजल्ट बता रहा होता है कि असल में ऐसा हो गया। क्या आगे? तो थ्री लिमिटेशंस ऑफ रेशोज, फर्स्ट ऑफ ऑल, it only shows the results, not tell about the causes of the result। ठीक है, एक आपने बात की, इंफॉर्मेशन में नॉट बी एक्यूरेट। ठीक है।
वो हमने देखा है एनरॉन केस, पुराने जो केसेस हैं उन केसेस के अंदर ये हमें पता चलता है। फिर एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, डिफरेंट बिजनेसेस हैव डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो डिफरेंट रेशोज रिजल्ट कुड नॉट बी कंपेयर्ड। ठीक है, उसको कंपेयर नहीं कर सकते आप, क्योंकि जाहिर है अब आपने देखा एक ने जो है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन फॉर एग्जांपल एफको पे कर दी, एक ने फीफो पे कर दी, दोनों का रिजल्ट पे डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ हुआ। अब आ जाए पहला पार्ट, क्या बोल रहे हैं कि डिविडेंड यील्ड में कैलकुलेट करें। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो मसला है वो ये है कि दो चीजें हैं। एक है डिविडेंड यील्ड, सही है, और एक है डिविडेंड कवर। अक्सर स्टूडेंट इसमें मसला करते हैं, एक है डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड कवर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिविडेंड कवर? डिविडेंड कवर है ईपीएस अपॉन ईपीएस, यानी डिविडेंड पर शेयर ईपीएस डिवाइड बाय डीपीएस। कवर के मतलब से आप समझ सकती है कि कितनी इस, अगर जो भी अर्निंग्स है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से कितना कवर हो सकता है डिविडेंड, यानी कितनी दफा या कितने टाइम्स हम डिविडेंड इसको दे सकते हैं, ये कवर से ये मतलब बन। ठीक है, और डिविडेंड यील्ड क्या है? ये है डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय करंट शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये यील्ड आ जाएगी। अब आ जाए इसके ऊपर सवाल को, क्या कह रहा है, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर कितने हैं? फाइनल 60 और ये है 65। ये क्या बोल रहा है, 2024 फाइनल डिविडेंड विल बी 10% हायर डेट ऑफ लास्ट ईयर। सही है, अब हम कब बना रहे हैं, 31 दिसंबर की, राइट। तो ये तो पिछले साल का फाइनल था। इस साल यानी 2024 के हिसाब से जो डिविडेंड है, टोटल डिविडेंड, वो कितना है? 60,000 का 10% ज्यादा 110% इसका फाइनल। सही है, ये इसका फाइनल हो गया। और इंटरिम कितना बोल रहे हैं? 35। सही, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका टोटल डिविडेंड आ जाएगा। सही है, डिवाइड बाय टोटल डिविडेंड अगर मैं कर रहा हूँ, number of shares. बिल्कुल, डिवाइड बाय आप क्या करिए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो, 5 लाख। ठीक, तो ये कितना आ गया, 0.0. 0.202। सही, तो डीपीएस हमारे पास क्या आ गया, 0.202। अब वो क्या है, क्या फॉर्मूला है, डिवाइड बाय करंट शेयर प्राइस। शेयर प्राइस कितनी दी हुई है, 2.85। 0.202 डिवाइड बाय 2.85 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया। 7.08. ठीक है, ये डिविडेंड यील्ड आ गया। चलो, अब उससे बता दिया है कि वो क्या चाहता है, 2 डेसिमल प्लेस तक चाहता है।
ठीक हो भाई, ये जरूर पड़ेगा जितने डेसिमल। अब आ गया प्राइस पर अर्निंग रेशियो। ठीक है, अब आपको इसमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, प्राइस अपॉन ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, अब आ जाए अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर, ईपीएस भाई 190 डिवाइड बाय शेयर कैपिटल, कितना आ गया, $0.38। ये हमारे पास ईपीएस आ गया, और 2.85 की हमारे पास मार्केट प्राइस दी हुई है शेयर की। 7.5। सही है, तो प्राइस पर अर्निंग प्राइस कितनी है, 2.85, और ईपीएस कितना था हमारे पास, 0.38। 0.38। कितना आ गया, 7.5। ठीक है, ये बैठे बैठाए का नंबर है, सीधी सीधी कैलकुलेशन है। अब आ जाए, क्या बोल रहे हैं, गेयरिंग। गेयरिंग क्या होता है भाई, टोटल टोटल डेट अपॉन टोटल डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। तो ये गियर्ड का मतलब यही बन गया ना। हम्म। तो डेट कितना है, नॉन करंट लायबिलिटी, टोटल डेट 2 लाख। ठीक है, टोटल इक्विटी कितनी है, 672। तो भाई 2 लाख अपॉन 2 लाख डेट प्लस इक्विटी 672, 000 मल्टीप्लाई बाय कितना। 22.93। अब बोल रहे कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल का फॉर्मूला क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज प्लस डेटा टर्नओवर इन डेज लेस क्रेडिटर या पेएबल टर्नओवर। सही। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था इन्वेंट्री टर्नओवर विदाउट डेज, जो टाइम्स के अंदर फॉर्मूला वो क्या है, Average stock upon cost of goods sold। दैट इज। Average stock upon cost of goods sold। देखिए, एक याद कर लें, डेज को अगर याद नहीं करी तो आपको पता है कि एवरेज इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये फिर डेज में हो जाएगा ना, क्योंकि ये लेस देन 1 की वैल्यू आ रही है। ये आप याद रखिए, अगर ये आपने करें तो लेस देन 1 की वैल्यू आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 365 कर दूंगा मैं। एवरेज इन्वेंट्री क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। यह हमारे पास आ गया 56 प्लस 78 अपॉन 2, 67 ठीक है। और सीओजीएस दिया हुआ है हमें 548 का। जी। तो
67,000 डिवाइड बाय 548,000 मल्टीप्लाई बाय 365 कितना आ गया? 44.6245। 44.63 सही। इसको राउंड कर दें 45 डेज सही। वो बोल भी रहे नेक्स्ट होल्ड है, कह रहे राउंड कर दो सही। अब आ जाए दूसरा, डेटर्स टर्नओवर। सही। डेटर्स टर्नओवर में डेटर कितने के रिसीवेबल? 1,10,000। रेवेन्यू कितना है? 988। 1,10,000 988 इंटू 365। 41 days। ट्रेड पेबल्स Creditors टर्नओवर on purchases। क्या फॉर्मूला है? Trade tables on purchases। पेबल्स अपॉन परचेज। पेबल है 54,500 की, और परचेजेस, अल्लाह आपका भला करे, परचेजेस है 570 की। 35 days। फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल साइकिल, इन्वेंट्री टर्नओवर प्लस क्या बोले, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर लेस ट्रेड पेबल टर्नओवर। तो कितना आ गया ये आपके पास? 45 प्लस 41 माइनस 35। 51 days। आज नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है भाई? XPLC मेजर कंपेटिटर है शॉर्टर वर्किंग कैपिटल साइकिल देन बी। डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ बी इन मैनेजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल साइकिल एज कंपेयर टू ए। जी। XPLC का लॉन्गर इसलिए कि वो अपनी ट्रेड रिसीवर्स को जल्दी पे कर देता है। ट्रेड रिसीवर्स उसको देर से पे करते हैं और ट्रेड पेबल्स को जल्दी पे कर देता है। उसके पास कैश फ्लो नहीं होता। सही। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई लॉन्गर वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट है। इसका मतलब ये है कि स्लोअर है इन्वेंट्री टर्नओवर,
और स्लोअर रिसीवेबल कलेक्शन। सही है, दिस मीन्स दैट देयर इज अ वीकर पॉसिबिलिटी, क्या है, वीकर लिक्विडिटी, एंड मे नीड मोर वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म लोन्स। There may be a higher risk of cash flow issues if the suppliers are not offering longer credit terms। ठीक है, ये तो हो गया किसका, बी का। एक्स कंपनी का यानी एक्स पीएलसी, एक्स पीएलसी जो उसका कंपेटिटर है, उसका क्या है, शॉर्टर है। सही है, तो शॉर्टर से क्या मुराद, फास्टर इन्वेंट्री टर्नओवर एंड क्विकर कस्टमर पेमेंट्स। सही, स्ट्रॉन्गर लिक्विडिटी एंड कैश फ्लो। competitive advantage, especially in tight markets। सही, अगर कंपेयर करते हैं तो फिर क्या कहेंगे कि कंपनी बी, सॉरी, कंपनी एक्स पीएलसी इज मोर एफिशिएंट, क्योंकि शॉर्टर है ना, इन मैनेजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल, रिजल्टिंग इन बेटर लिक्विडिटी एंड लोअर फाइनेंशियल रिस्क। अच्छा, अब वो बोल रहे इट हैज ऑल्सो अ हाई पी रेशियो देन बी, डिस्कस द परफॉर्मेंस एज मेजर्ड बाय द पी रेशियो एज कंपेयर्ड विद एक्स पीएल। ठीक। अब सिंपल सी बात है, दो चीजें हो सकती हैं। हायर पी का क्या मतलब है कि इससे मुझे जो है वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि ये प्राइस पर अर्निंग के हिसाब से मुझे ज्यादा रिटर्न देगा। सही, तो हायर पी फॉर एक्स
PLC means one thing, that is investor confidence. सही है, एज दे एक्सपेक्ट। तो ये एक सेंटेंस पूरा लिखिएगा, सही है, ये सिर्फ ये नहीं कि आपने ये लिख दिया। एज द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट हायर फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ, सही है। देन BPLC, देन मार्केट परसेप्शन, having stronger market position, better management, then there is lower perceived risk, higher PE, lower risk। वैसे मेरा पैसे का रिस्क नहीं है ना, जल्दी रिटर्न मिल जाएगा। XPLC ऑपरेशन। अब VPLC जो कम है, PE कितनी है, $7.5, means that B is undervalued। या तो अंडरवैल्यूड है, और द मार्केट sees it as a riskier option। It has stable earnings but limited growth outlook। यानी शेयर प्राइस जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी ना, कम ही बढ़ेगी। लीडिंग टू लोअर इन्वेस्टर विलिंगनेस टू पे फॉर इट्स शेयर। सही। Since X is a competitor, it means X is the market leader and growing fast। ठीक है।